स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ह्यूमन शरीर में होने वाले एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र के बारे में कि हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है वो हमारे बॉडी से बाहर कैसे निकलता है, हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन कैसे होता है और यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्यों इस फिल्टरेशन को ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन भी कहते हैं। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ। सो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, स्किप मत करना, नहीं तो बहुत सारी बातें इसमें छूट जाएगी। पूरी वीडियो को देखने की कोशिश करना। दरअसल हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जिससे जैसे हमने पहले कहा कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं। उन सारे ऑर्गन सिस्टमों में एक सिस्टम ये भी है एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल्स बनता है वो वेस्ट को बॉडी से अगर रिमूव ना किया जाए तो ह्यूमन की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए ऊपर वाले ने शरीर में ये सिस्टम बना के रखा। हमारे शरीर में सिस्टम ऑलरेडी नेचुरली प्रेजेंट है कि अगर बॉडी में मेटाबॉलिज्म के कारण नाइट्रोजनस वेस्ट अगर बनते हैं तो उस नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने का टेक्निक भी हमारे बॉडी के अंदर फिट है। इसी टेक्निक को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। वैसे तो हमारे शरीर में बहुत सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लीवर भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, स्किन भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लंग्स भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्योंकि लंग्स भी CO2 हमारे बॉडी से बाहर करता है, स्किन हमारे बॉडी से स्वेट बाहर करता है। लेकिन सबसे जो मेन जिसके बारे में हमें जानना है, सबसे बड़ा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारे बॉडी में है, वो है हमारा किडनीज। ये किडनी हमारे बॉडी का सबसे मेन ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। हमारे बॉडी के थोरासिक कैविटी के पीछे, एब्डोमिनल के पीछे हमारे बॉडी में दो बीन शेप्ड का किडनी प्रेजेंट होता है। दो बीन शेप का किडनी प्रेजेंट होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो होती है, लंबाई होती है 12 से 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर और थिकनेस जो होता है वो थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है। ये किडनी का साइज मेल एंड फीमेल में अलग होता है। फीमेल में ये किडनी का साइज थोड़ा सा इस साइज से कम होता है। किडनी ब्राउन रेडिश कलर का होता है और इसका जो वेट होता है लगभग 150 ग्राम से 160 ग्राम होता है। किडनी में फिल्टरेशन कैसे होता है, तो किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, यानी कि लगभग एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। प्रत्येक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं और इसी नेफ्रॉन में ब्लड का फिल्टरेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन होता है। अब फिल्टरेशन क्या है, रीएब्जॉर्प्शन क्या है, उसको बताने से पहले उससे पहले कुछ और चीज जानना होगा, क्योंकि हम जो हमारे बॉडी में या कोई किसी भी एनिमल के बॉडी में अलग अलग तरीके का, अलग अलग तरह का नाइट्रोजेनस वेस्ट बनता है। किसी के शरीर में अमोनिया बनता है, जैसे जितने भी एक्वेटिक एनिमल होंगे उसके बॉडी में जो नाइट्रोजेनस वेस्ट होगा वो अमोनिया होगा। किसी के शरीर में यूरिया बनता है नाइट्रोजेनस वेस्ट, किसी के शरीर में यूरिक एसिड बनता है, किसी के शरीर में अमाइनो एसिड बनता है। तो जो एनिमल अलग अलग तरीके से अपने बॉडी से इस वेस्ट को निकालता है, उस एनिमल को अलग अलग तरीके का नाम दिया गया है। जैसे कि अगर जो एनिमल अमोनिया निकालता है उस एनिमल को हम अमोनोटेलिक या अमोनोटेलिज्म के नाम से जानते हैं। जो एनिमल हमारे अपने बॉडी से यूरिया
वेस्ट के रूप में रिमूव करता है उसको यूरियोटेलिक या यूरियोटेलिज्म कहा जाता है। जो एनिमल अपने बॉडी से यूरिक एसिड रिमूव करता है वैसे एनिमल को यूरिकोटेलिज्म या यूरिकोटेलिक के नाम से जाना जाता है। और जो एनिमल अपने बॉडी से अमाइनो एसिड को रिमूव करता है वेस्ट के रूप में उसे हम अमाइनोटेलिक या अमाइनोटेलिज्म कहते हैं। तो ये 4 तरह का होता है। हमारे बॉडी से हमारा किडनी पर डे 180 लीटर 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करता है। हमारा किडनी जो बोथ किडनी है पर डे यानी कि 24 आवर में 180 लीटर ब्लड को फिल्टरेट करता है, जिसमें से 178 लीटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है हमारे बॉडी में। 100 से आउट ऑफ 180 लीटर 178 लीटर एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी, बट वह जो 1 से 2 लीटर बच जाता है वही 1 से 2 लीटर जो होता है वह यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और वही यूरिन 1 से 2 लीटर जो होता है हमारे बॉडी से बाहर आता है। अब देखते हैं कि बॉडी से जो यूरिन बाहर आता है वह यूरिन क्या क्या कंटेन करता है, उस यूरिन के पास क्या क्या होता है। तो यूरिन में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की मात्रा होती है वो होती है वाटर की मात्रा, यानी कि अबाउट 95% ऑफ यूरिन कंटेन्स वाटर, यानी कि यूरिन का 95% जो होता है वह पानी होता है। साथ ही साथ उसमें यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, अमोनिया होता है और क्रिएटिनिन होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये सब हो गया। अब क्रिएटिनिन क्या है? क्रिएटिनिन एक ऐसा माने टॉक्सिन है जो मसल्स से पैदा होता है। कैसे पैदा होता है? तो लीवर, हमारे बॉडी में लीवर क्रिएटिन नामक एक एंजाइम पैदा करता है। क्रिएटिन नामक एक एंजाइम पैदा करता है, जिस एंजाइम का यूज मसल्स अपनी एनर्जी के लिए करता है। तो जब क्रिएटिन का यूज मसल्स अपने अंदर एनर्जी के लिए करता है, उसके बाद जो वेस्ट बनता है मसल्स के द्वारा क्रिएटिन के यूज करने के बाद जो वेस्ट बनता है उस वेस्ट को ही हम क्रिएटिनिन कहते हैं। और वो क्रिएटिनिन जो होता है वो हाईली पॉइजनस होता है। वो अगर शरीर से बाहर नहीं किया जाए तो इंसान मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इसीलिए ब्लड से क्रिएटिनिन को बाहर करने का काम किडनी को दिया गया है। किडनी उस क्रिएटिनिन को फिल्टर करके बाहर कर देता है। तो जब किसी का किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है तो क्रिएटिनिन के टेस्ट और यूरिया के टेस्ट से ही ये बात का पता चलता है कि इस व्यक्ति का किडनी जो है वह काम करना बंद हो गया है। क्योंकि जैसे ही ब्लड में क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया अगर मात्रा बढ़ रही है, दैट मीन्स किडनी आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। क्योंकि किडनी इस चीज को फिल्टर करना था क्योंकि ब्लड में ये तत्व मौजूद ना रहे, लेकिन किडनी इस चीज को फिल्टर नहीं कर रहा है, इसलिए आपका ब्लड में ये मात्रा बढ़ गई। समझ में आ गया? दूसरी चीज क्या है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम इन यूरिन में यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण ही यूरिन जो होता है येलोइश इन कलर होता है। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिया इन यूरिन स्मेल देता है। यूरिन क्या करता है? स्मेल देता है। ये तो इतना खतरनाक होता है कि अगर किसी जगह पे, एक ही जगह पे बहुत सारे लोग यूरिन का डिस्चार्ज करते हैं, अगर मान लो कि कोई दीवार है और उस दीवार पे पर डे 100 आदमी जाकर यूरिनेट कर रहा है,
तो वो दीवार कुछ सालों के बाद गिर जाएगा, डैमेज हो जाएगा, इतना खतरनाक होता है। तो ये मैंने तुम लोगों को क्लियर बता दिया कि किडनी में क्या क्या काम होता है। अब किडनी में कैसे फिल्टरेशन होता है और कैसे रीएब्जॉर्प्शन होता है उसके बारे में मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ। अब किडनी में हमने कहा कि 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। तो देन व्हाट इज नेफ्रॉन? The structural and functional unit of kidney is called nephron, या इसको दूसरे तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि नेफ्रॉन इज a structural and functional unit of kidney। एक किडनी में क्या होता है कि मान लो कि बीन शेप, जैसे राजमा का शेप होता है उस तरह का किडनी का शेप होता है। तो एक किडनी के अंदर 2 वेन आते हैं, एक को रेनल वेन कहते हैं और एक को रेनल आर्टरी कहते हैं, और एक तीसरा जो जुड़ा होता है उसे हम यूरेटर कहते हैं। तो रेनल आर्टरी से जो ब्लड फिल्टर होना है वो ब्लड बॉडी से किडनी में आता है। रेनल आर्टरी से ब्लड किडनी में आता है और फिल्टर होने के बाद रेनल वेन से फिर बॉडी के अंदर चला जाता है, रेनल वेन से फिर बॉडी के अंदर चला जाता है। अब आते हैं नेफ्रॉन के बारे में हमने जान लिया। अब 1 नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेफ्रॉन में क्या क्या होता है, कैसे फिल्टरेशन नेफ्रॉन के अंदर होता है, कैसे ब्लड से किन किन चीजों को, किन किन तत्वों का रीएब्जॉर्प्शन होता है, कौन कौन तत्व फिल्टर होते हैं और फिर रीएब्जॉर्ब होते हैं। तो एक नेफ्रॉन में एक चाय की छलनी के जैसे इस तरह का कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपके घर में चाय की छन्नी होगी, ठीक उसी तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। वो उस बोमेन्स कैप्सूल में 2 आर्टरीज अटैच्ड होते हैं, 2 आर्टरीज अटैच होते हैं। एक आता है मोटा आर्टरी और एक निकलता है पतला आर्टरी। एक मोटा आर्टरी बोमेन कैप्सूल में आता है और एक पतला आर्टरी बोमेन्स कैप्सूल से बाहर निकलता है। जो मोटा आर्टरी बोमेन्स कैप्सूल में ब्लड लेकर आता है उसको हम कहते हैं अफरेंट आर्टेरियोल, अफरेंट आर्टेरियोल। और जो पतला आर्टरी ब्लड लेकर बाहर जाता है उसको हम कहते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। तो क्या हो गया, 2 आर्टेरियोल हो गया, अफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल। अब देखो अफरेंट आर्टेरियोल जो आता है वो बहुत छोटे छोटे मतलब तार लाइक स्ट्रक्चर में वो बदल जाता है, यानी कि कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाता है, कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे चाय की छलनी में हम देखते हैं कि तार की जो जालियां लगी होती है, ठीक उस तरह का जाली आकार बना देता है बोमेन्स कैप्सूल में। उसी बोमेन्स कैप्सूल में जो जाली के आकार का जो स्ट्रक्चर बन जाता है उसी को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, उसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। और ब्लड का फिल्टरेशन उसी बोमेन्स कैप्सूल में होता है, इसीलिए उसी ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है। इसीलिए किडनी के फिल्टरेशन को हम ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन भी कहते हैं, क्योंकि रियल में फिल्टरेशन जो होता है वो किस में होता है, ग्लोमेरुलस में होता है। फॉर दैट रीजन वी ऑल्सो कॉल्ड दिस फिल्टरेशन इज ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन, इसीलिए ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन कहते हैं। अब देखो, अब मोटा पाइप से, मान लो मोटा आर्टरी से ब्लड आ रहा है बोमेन्स कैप्सूल में और पतले आर्टरी से निकले, यानी कि सारा का सारा ब्लड तो एक बार में अभी हमने कहा कि 180 लीटर ब्लड पूरे 24 घंटा में फिल्टर होता है, लेकिन हमारे बॉडी में तो 5.5 लीटर ब्लड है, तो 180 लीटर कैसे सारा दिन में हुआ। तो क्या होता है ना कि वही ब्लड बार बार रिपीटेडली बार बार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो बार बार जो आ रहा है इसलिए इसको काउंट किया जाता है कि 180 लीटर इन अ डे। अब देखो, मोटा पाइप से ब्लड आया तो प्रेशर में आया तो बोमेन्स कैप्सूल में जो कैपिलरीज का जो नेट है वो कैपिलरीज उसको जितना फिल्टर कर सका किया, बाकी जो ब्लड बच गया इफरेंट आर्टेरियोल से फिर बैक टू द बॉडी, फिर बॉडी में चला गया, बॉडी में बैक चला गया। अब जो फिल्टर किया ना,
अब फिल्टर जैसे ही हुआ तो ऐसा नहीं है, उसमें फिल्टर में बहुत कुछ अनवांटेड और वांटेड दोनों फिल्टर हो गया। अनवांटेड और वांटेड यानी कि जो जरूरी की चीज है वो भी फिल्टर हो गया, और जिसको फिल्टर होना था वो भी हुआ या नहीं भी हुआ भी और नहीं हुआ। जैसे मान लो कि तुम घर से स्कूल आए, ठीक है, स्कूल आए और तुमको लाना था अपना लंच बॉक्स, और तुम घर के अलमीरा की चाबी लेकर चले आए, घर के अलमीरा की चाबी लेकर चले आए। अब क्या होगा, तो क्या करेगा, मम्मी तुम्हारे घर से किसी दूसरे पर्सन को भेजेंगे और वो तुम्हारे साथ मिलेंगे, और मिलके क्या करेंगे, तुमको लंच बॉक्स देंगे और तुमसे घर के अलमीरा की चाबी वापस ले लेंगे। दैट इज द कॉल्ड एक्सचेंज। तो वही ठीक जो एसेंशियल चीज ग्लोमेरुलस के द्वारा बोमेन्स कैप्सूल में फिल्टर हो गया, वो फिर से चाहिए ब्लड को, और जो ब्लड में से फिल्टर होना चाहिए, नाइट्रोजनस बेस्ड जिसको फिल्टर होना चाहिए वो नहीं हुआ, तो उसको फिर से वापस लेना पड़ेगा, इसी को कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। इसी एक्सचेंज को हम कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। और ये पूरे ट्यूबल्स में होता है, यानी कि बोमेन्स कैप्सूल। अब एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, वी शेप का होता है, आगे ऐसे कॉन्वोल्यूटेड होता है और बोमेन्स कैप्सूल से जुड़ा होता है, और इस साइड भी कॉन्वोल्यूटेड होता है और यूरेटर से जुड़ा हुआ होता है। तो बोमेन्स कैप्सूल से जो जुड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। उसके बाद यू शेप, उसके बाद क्या होता है, यू शेप, नीचे की तरफ ट्यूब्स आते हैं यू शेप, जिसको हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले। क्या कहेंगे, लूप ऑफ हेनले। तो जो पीसीटी से नीचे की तरफ आया लूप ऑफ हेनले, उसको हम कहेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फिर नीचे से ऊपर जाएगा डीसीटी की तरफ, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। तो ये जो नीचे से ऊपर गया, इस लूप ऑफ हेनले को हम कहेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फिर डीसीटी स्टार्ट होगा और डीसीटी से जुड़ा हुआ होगा यूरेटर, यानी कि कलेक्टिंग डक्ट, जहां से यूरिन कलेक्ट होगा। अब किडनी में क्या होता है, किडनी के 3 रीजन्स होते हैं। सबसे आउटर रीजन को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, सबसे आउटर रीजन को कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स रीजन में, किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में नेफ्रॉन का मात्र 3 पार्ट होता है। पहला हो जाएगा बोमेन्स कैप्सूल, दूसरा हो जाएगा पीसीटी, और तीसरा हो जाएगा डीसीटी। ये 3 पार्ट किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में होता है। बाकी का पूरा जो लूप ऑफ हेनले होता है वह किडनी के मेडुला रीजन में होता है। तो पहला पार्ट हो गया, पहला रीजन हो गया किडनी का कॉर्टेक्स, दूसरा हो गया मेडुला, तीसरा होता है जहां फिल्टर होकर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम किडनी पेल्विस के नाम से जानते हैं, और उसी पेल्विस से जुड़ा होता है यूरेटर, उसी पेल्विस से जुड़ा होता है यूरेटर, और जो यूरिन को कलेक्ट करके यूरिनरी ब्लैडर के तरफ भेजता है। तो इस तरह से फिल्टर होकर, ब्लड का फिल्टरेशन होकर नेफ्रॉन में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अब देखो, जैसे ही बोमेन्स कैप्सूल में ब्लड फिल्टर हुआ तो क्या हुआ, वाटर भी फिल्टर हो गया, ऑल ग्लूकोज भी फिल्टर हो गया, अमाइनो एसिड भी फिल्टर हो गया, समझ गया, मिनरल्स भी फिल्टर हो गया, सॉल्ट भी फिल्टर हो गया, ठीक है। और ये जो फिल्टर हो गया किस कारण से हुआ, थ्रू द डिफ्यूजन, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्रेशर से दिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
लेकिन इन चीज़ों का फिल्टर नहीं होना चाहिए था। साथ ही साथ कोई भी ब्लड कॉर्पल्स का फिल्टरेशन नहीं होता है, यानी कि बोमेन्स कैप्सूल में किसी भी ब्लड सेल का फिल्टरेशन नहीं होता है। जैसे ही अगर मान लो कि किसी के बोमेन्स कैप्सूल में अगर आरबीसी फिल्टर हो गया तो उसके यूरिन से ब्लड आना शुरू हो जाएगा, उसके यूरिन में ब्लड की मात्रा होने लगेगी, प्रेजेंट होने लगेगी। इसलिए कोई भी ब्लड का सेल्स जो होता है वह बोमेन्स कैप्सूल में फिल्टर नहीं होता है। तो जो ऑल ग्लूकोज, सॉल्ट, मिनरल्स ये सब जो फिल्टर हो गया, ये सारा का सारा फिर से रीएब्जॉर्ब होगा। सबसे ये सारा का सारा कहाँ से आया, वापस आया ब्लड से आया और फिर जाएगा ब्लड में वापस, फिर ब्लड में वापस जाएगा, यानी कि इसी को हम कहेंगे रीएब्जॉर्प्शन। और ये जो रीएब्जॉर्प्शन जो होगा यह होगा थ्रू ऑस्मोसिस, थ्रू ऑस्मोसिस, यानी कि फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, थ्रू ऑस्मोसिस रीएब्जॉर्प्शन होगा। समझ में आ गया। उसी तरह से ये पूरे प्रोसेस में जितने भी लूप ऑफ हेनले हैं हर जगह ब्लड का फिल्टर होता है। और रीएब्जॉर्प्शन, फिल्टर तो आपका बोमेन्स कैप्सूल में हो गया, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन जो है यहाँ तक कि यूरेटर तक भी होता है। कि अगर मान लो कि आपके एड्रिनल ग्लैंड से, आपके पोस्टेरियर एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन का सेक्रेशन होता है, जिस हार्मोन को हम एडीएच के नाम से जानते हैं। दो तरह का हार्मोन सेक्रेट होता है, एक होता है एडीएच, दूसरा होता है डीएच। एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। और डीएच का मतलब होता है डाईयूरेटिक हार्मोन। जब बॉडी में, ध्यान देना कि जिस दिन तुम लोग ज्यादा पानी पी लेते हो उस दिन यूरिन ज्यादा करते हो, जिस दिन पानी की मात्रा कम पीते हो उस दिन यूरिन कम निकलता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आपका एड्रिनल ग्लैंड सारे चीज को कंट्रोल करता है। जिस दिन आप पानी ज्यादा पी लेते हो तो एड्रिनल ग्लैंड किडनी को ये ऑर्डर देता है कि बॉडी में पानी की मात्रा बढ़ गई है, तो आप ज्यादा से ज्यादा वाटर को फिल्टर करके यूरिन में कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर कीजिए। तो वैसे कंडीशन में आपके बॉडी में ज्यादा से ज्यादा यूरिन का फॉर्मेशन किडनी करता है, ज्यादा से ज्यादा वाटर का फिल्टर करता है और आपके बॉडी से वाटर को बाहर निकालता है थ्रू यूरिन। अब मान लो कि जब कोई आदमी, व्यक्ति कोई फास्टिंग में है, कोई पर्व त्योहार कर रहा है और पानी का पीना कम कर दिया, वैसे कंडीशन में क्या होता है, यूरिन कम बनता है। तो उस समय फिर एडीएच हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है और वह किडनी को ऑर्डर देता है कि देखिए ऐसी बात है, शरीर में ब्लड में पानी की मात्रा कम गई है, वाटर का लेवल ब्लड के अंदर डाउन हो गया है, लो हो गया है, तो आप जो ब्लड का फिल्ट्रेशन कीजिएगा उसमें वाटर का फिल्ट्रेशन कम से कम कीजिएगा, वाटर का फिल्ट्रेशन कम से कम कीजिएगा। तो वह जो किडनी है वह वाटर का फिल्ट्रेशन कम कर देता है, इसीलिए हमारा यूरिन कम बनता है और हमारा यूरिनेशन कम होता है। जब कम होता है यूरिनेशन तो आप देखते होंगे कि यूरिन का कलर येलो हो जाता है, यूरिन का कलर येलो हो जाता है। तो स्वाभाविक है कि जब पानी की संख्या कम हो जाएगी और यूरिया की संख्या ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि यूरिया जो होता ही है वो होता कैसा है, येलो कलर का। और जैसे ही हम पानी ज्यादा पीते हैं तो पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, यूरिया की मात्रा कम हो जाती है, इसीलिए यूरिन जो होता है वह क्या होता है, व्हाइट होता है। समझ में? तो हमारे बॉडी से इस तरह से मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के द्वारा जो वेस्ट बनते हैं वो वेस्ट हमारे बॉडी से बाहर आता है। अब यूरिन फॉर्मेशन हो गया। अब यूरिन से क्या होता है, यूरिन यूरिनरी डक्ट से कलेक्ट होकर यूरिनरी डक्ट के नीचे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, वहां आकर यूरिन स्टोर होता है
और यूरिनरी ब्लैडर से एक यूरेथ्रा जुड़ा हुआ होता है। वह यूरेथ्रा के माध्यम से यूरिन हमारे बॉडी से बाहर जाता है। अब देखो यूरेथ्रा में भी हर चीज में यह है, मेल का जो यूरेथ्रा होता है वो लंबा होता है और फीमेल का जो यूरेथ्रा होता है वो छोटा होता है। प्लस यूरिनरी ब्लैडर में दो वॉल्व लगे होते हैं, एक जो यूरेटर के तरफ और एक यूरेथ्रा के तरफ। तो जो यूरेटर का वह पार्ट जो यूरिनरी ब्लैडर से अटैच है, वहां पे जो स्फिंक्टर यानी कि वाल्व लगते हैं वो इनवॉल्यूंटरी स्फिंक्टर होते हैं। वह क्या होते हैं? इनवॉल्यूंटरी स्फिंक्टर, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। यूरिन बनेगा, यूरिनरी ब्लैडर में आएगा आप नहीं रोक सकते हैं उसको। लेकिन यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरेथ्रा अटैच होता है वहां पे जो स्फिंक्टर लगते हैं उसको हम बोलते हैं वॉलुंटरी स्फिंक्टर। ये वॉलुंटरी स्फिंक्टर आप देखते होंगे कि आपका यूरिनरी ब्लैडर भर गया, यूरिन ज्यादा हो गया, भर गया, आपको फील हो रहा है, लेकिन आपको प्लेस नहीं मिल रहा है। तो जब तक प्लेस नहीं मिलता है तब तक आप यूरिन को अपने अंदर रोक कर रखते हैं। तो यानी कि उस वाल्व को, स्फिंक्टर को आप रोक कर रखते हैं, तो वो हो गया वॉलुंटरी। इस तरह से दो स्फिंक्टर लगे हुए थे, एक होता है वॉलुंटरी स्फिंक्टर और दूसरा होता है इनवॉलुंटरी स्फिंक्टर। समझ में आ गया? अब देखो, अब यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बॉडी में कैसे होता है? यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो वो भी मेटाबॉलिक वेस्ट से ही होता है। यूरिक एसिड है क्या? तो यूरिक एसिड एक ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर है जो जाकर बॉडी के ज्वाइंट्स में स्टोर होते हैं। जितने भी बॉडी में ज्वाइंट्स है, जहां उसको खाली जगह मिलेगा वहां जाकर वो बैठ जाएगा और वो उसको वहां से रिमूव करने का काम सिर्फ और सिर्फ किडनी करता है। और किडनी तक वह यूरिक एसिड पहुंचेगा कैसे? तो किडनी तक पहुंचाने का काम वाटर करता है। तो बॉडी में किसी का यूरिक एसिड, अगर मान लो कि कोई किसी का ज्वाइंट्स है, ये ज्वाइंट्स है, अब इस ज्वाइंट्स में यूरिक एसिड बैठ गया, अब ये क्या करेगा? यूरिक एसिड जैसे ही किसी के ज्वाइंट्स में आता है वह ज्वाइंट्स में प्रेजेंट कार्टिलेज को डैमेज कर देता है। और जैसे ही कार्टिलेज डैमेज होगा, आपका दो बोन जो होता है, कार्टिलेज क्या करता है? दो बोन के ज्वाइंट्स को अलग अलग करके रखता है। तो जैसे ही कार्टिलेज डैमेज होगा, दोनों बोन्स क्या होंगे? आपस में सट जाएंगे। तो सट जाएंगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन पैदा होगा, और उसी से फ्रिक्शन से पैदा होगा तो इन्फ्लामेशन पैदा होगा, और इन्फ्लामेशन पैदा होगा तो पेन पैदा होगा, और लोग कहेंगे कि आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो गया है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरिक एसिड इन ज्वाइंट्स कॉजेज आर्थराइटिस, वो आर्थराइटिस का कारण बनता है। और बॉडी में यूरिक एसिड किसको ज्यादा बनता है? तो वैसा व्यक्ति जो पानी कम पीता है उसके बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, और जो लोग पानी ज्यादा पीते हैं उसका यूरिक एसिड बनता तो है बॉडी में, लेकिन उसका यूरिक एसिड जो होता है वह वहां से पानी के सहारे वहां से उठकर किडनी में चला जाता है, और किडनी में जाकर ब्लड से उसको फिल्टरेशन के द्वारा किडनी फिल्टर करके यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर कर देता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। मानव के शरीर में इसी प्रकार की प्रक्रिया से, इसी प्रोसेस से ब्लड का फिल्टरेशन होता है, और ब्लड के फिल्टरेशन से मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, एक्सेस वाटर, मिनरल एंड सॉल्ट, सब चीजों का फिल्टर होकर यूरिन बनता है, और यूरिन के सहारे ये सारे के सारे वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से बाहर आते हैं। और यही सिस्टम हमारे बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। यही सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। बोमेन्स कैप्सूल में ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस में ही ब्लड का फिल्टरेशन होता है, इसीलिए इस फिल्टरेशन को ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन कहते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन
कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों को ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। नेफ्रॉन का क्लियर हो गया। नेफ्रॉन के कितने पार्ट हो गए? नेफ्रॉन के पार्ट हो गए, पहला हो गया बोमेन्स कैप्सूल, दूसरा हो गया पीसीटी, तीसरा हो गया लूप ऑफ हेनले, चौथा हो गया डीसीटी और पांचवा हो गया यूरेटर। दिस इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज a structural and functional unit of kidney. क्लियर? तो तुम लोगों को आज के इस लेक्चर वीडियो में पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक पे मैं फिर तुम लोगों से बात करूंगा। तब तक के लिए चलो।